हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू टू ई पेडागॉग। हम कर रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी। 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5वें चैप्टर पे हम हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट ये चैप्टर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स हैं। क्योंकि मुझे ना थोड़ा वेजिटेशन, फॉरेस्ट और इन सारी चीज़ों से थोड़ा लगाव है। तो इनफैक्ट मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग बात करूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं ये करता हूं कि मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूं, मैं कोई एडिशनल बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, जो एडिशनल ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स, देयर आर सो मेनी टीचर्स, यू मस्ट बी हैविंग योर रिलेटिव्स ऑल्सो एंड पेरेंट्स ऑल्सो। तो वो सारी काम कर देते हैं। तो मुझे लगता है मैं आपका टाइम बचाऊँ और डायरेक्टली इस चीज़ पे हूँ। तो जहाँ तक रही बात नेचुरल वेजिटेशन की बात, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। और इनफैक्ट मेरा एक ये है कि मैं जैसे ही कोई जंगल या फिर ऐसे ट्रीज देखता हूँ तो मुझे वो काफ़ी फैसिनेट करता है और इनफैक्ट मुझे भूख लग जाती है उसको देख के। मेरी भूख बढ़ती है जब मैं जंगल और पहाड़ और ये सारी चीज़ें देखता हूँ। इसलिए ये चैप्टर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन के साथ भी डील करेंगे और हम वाइल्ड लाइफ के साथ भी डील करेंगे। अलग अलग किस्म की वेजिटेशन और अलग अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ जो इंडिया में मिलती है, हम उसके साथ डील करेंगे। जहां तक रही बात वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ को हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम मेजरली वेजिटेशन कवर करेंगे। वेजिटेशन का एक पार्ट होगा जो हम वाइल्ड लाइफ जो सेकेंड पार्ट होगा उसके अंदर कवर करेंगे ड्यू टू सम रीजन। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे तब। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सबसे पहले ये बात बताने की कोशिश करें। अच्छा, आपकी किताब में ना बहुत सारे डेटा दिया होता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप हर डेटा को याद नहीं कर सकते। एवरी डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड विच डेटा इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और आपको उसको याद करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप खुद अपना थोड़ा जो जनरल एक्सपीरियंस आपका रहा है, आप उससे आपको समझ में आया होगा कि हर जगह पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं होते, हर जगह एक जैसे जानवर नहीं मिलते। जगह के हिसाब से जानवर और वेजिटेशन दोनों ही बदलते हैं। जहां तक रही हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान काफी बड़ा देश है और क्योंकि अब आप क्लास 9 के 5th पे आ चुके हैं चैप्टर पे, तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे तरीके से पता होगा। खैर, लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लैटिट्यूड से मेजरली हम डील करने वाले हैं। आपको पता होगा कि कैसे लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वेजिटेशन बदलती है। आपने खुद भी देखा होगा। इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेजिटेशन डिफर करती है। जिस देश, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस जगह आप इस वीडियो को देख रहे हो, वहां अलग किस्म के पेड़ हैं। जब आप पहाड़ों में जाते हो तो वहां अलग किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो वहां पे अलग किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। जब आप समुद्र वाले इलाके वहां जाते हो तो वहां अलग किस्म के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। कुल मिला के भारत देश काफी बड़ा है और यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो काफी ज्यादा डिफर करती है। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ भी बहुत डिफर करती है। दुनिया में कुल ऐसे 12 बायो मेगा डाइवर्स कंट्री है। नाम सोचो, बायो मेगा डाइवर्स कंट्री। बायो मतलब होता है लाइफ और मेगा डाइवर्स मतलब खूब सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, खूब अलग अलग किस्म की स्पीशीज है यहाँ पे। तो दुनिया में कुछ ऐसे 12 बायो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया भी एक है। तो ये एक हमारे लिए प्राइड की बात है कि हम इसमें गर्व महसूस हमें करना चाहिए और हमारे को साथ में साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम इस मेगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और आगे वाली जनरेशंस को भी इसको सुपुर्द करें, है। वो यही बोल रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। तो यहां से शुरू करते हैं। Have you observed the types of trees, bushes, grasses and birds in the fields, in the parks, in and around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा ह्यूज है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अब हमारे देश इंडिया की बात करते हैं कि हमारा जो देश भारत है वो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। तो मैं चाहता हूं कि इस लाइन को आप काफी अच्छे से इंपॉर्टेंस दें। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity.
ऑल आई वांट कि आप इसमें से ये एशिया में कितनी पोजीशन है, वर्ल्ड में कितनी पोजीशन है, आप इसको याद नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डेटा। आपको जो याद करना है वो ये है कि इंडिया में लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो मिलती हैं। सो एक चीज ये याद रखिएगा, देखिए 47,000 प्लांट स्पीशीज है, 90,000 एनिमल स्पीशीज है। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अब ये आपके भारत देश के बारे में प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बारे में बता रहे हैं कि कितनी स्पीशीज मिलती हैं, तो कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए बिकॉज इट इज योर कंट्री एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट अराउंड कितनी स्पीशीज इंडिया में है प्लांट और एनिमल की। 47 में से 2 माइनस करो, इंटू 2 करो तो क्या आ जाता है, 90,000 आ जाता है, राइट। 47 में से 2 माइनस करो 45, 45 इंटू 2 करो 90, मतलब 47 में से 2 माइनस करो फिर इंटू 2 करो 90,000 हो जाएगा। तो 47,000 प्लांट स्पीशीज है और 90,000 लगभग एनिमल स्पीशीज है, तो ये आपको याद रखना है 47,000 वाला। फिर क्या बोले, देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावरिंग मतलब 15,000 है, ये याद कर लेना। विच अकाउंट फॉर 6% इन वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये नहीं जरूरत नहीं है। The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. So basically आपसे कोई पूछे algae, fungi क्या है, तो they belong to plant species, ठीक है। Non-flowering in particular, but they are like plant species. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. So all you need to do is 90,000 animal species है, इसको आपको याद रखना है। अभी तक it's all simple. अब सवाल उठता है ये नेचुरल वेजिटेशन या वेजिटेशन में क्या फर्क है। अपने आसपास देखो, जो भी प्लांट्स ट्रीज अपने आप उगते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, वो सब नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। जैसे जंगल हो गए, आपके आसपास के पेड़ हो गए, जिनको प्लांट हमने नहीं किया है, मतलब हमने उनको नहीं लगाया है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, तो वो क्या हो गए, नेचुरल वेजिटेशन हो गए। तो अब सवाल उठता है, क्या आपके घर का जो लॉन है, आपके स्कूल का लॉन है, आपके स्कूल में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, आपके घर में जो प्लांट्स लगे हैं, क्या वो भी नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है? या फिर जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स होते हैं या जो फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स होते हैं, क्या वो भी नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है? जवाब है नहीं। वो वेजिटेशन है क्योंकि वो पेड़ पौधे हैं, बट वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि उसको इंसानों ने नहीं लगाया है। और ऐसी ही नेचुरल वेजिटेशन जो कि बहुत समय तक इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया है, ह्यूमन बींग्स ने उसमें इंटरवेंशन नहीं किया, ह्यूमंस ने उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है, ऐसी वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। बस यही सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। क्या लिखी है? नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड कल्टिवेटेड मतलब जो हमने खुद उगाया है, सो दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन का पार्ट तो बनाते हैं बट नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट वो नहीं बनाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में फ्लोर मतलब प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, बट हर सब्जेक्ट के कुछ जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स मतलब उसके टेक्निकल वर्ड्स। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो गई या फिर बायोलॉजी हो गई, तो उसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंसिडर करते हैं, उनके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा हम यूज करते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए, और फौना हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि यार ये फ्लोरा कौन सा था और फौना कौन सा था, क्या फौना प्लांट्स था या फौना एनिमल्स था? तो आज उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। फ्लोरा मतलब देखो ऐसे याद कर सकते हो, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर क्या किस में होंगे? प्लांट्स में होंगे, तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। एज सिंपल एज दैट, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। चलो लेट्स गो। और आगे क्या बोल रही है? अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब ये जो खुद उग रही है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये अलग अलग है, तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप के फैक्टर की वजह से कौन सी टाइप की वेजिटेशन होगी। तो कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं, उनको फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। देखो यार, आपको अच्छी तरीके से पता है कि लैंड जो है वो कभी भी प्लेन नहीं होता। कहीं पर प्लेन मिलेगा, कहीं प्लेटो मिलेगा, कहीं माउंटेन मिलेगा, और आप सारे जगह एक तरीके की वेजिटेशन नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं ये बोलूं कि फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, तो आप वहां एग्रीकल्चर करोगे।
अगर प्लेटो आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पर क्या है, अनड्यूलेटिंग लैंड है, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ लैंड है ना। तो उबड़ खाबड़ लैंड होगा तो उसमें क्या होगा, वहां पर आपको थोड़े वुडी ट्रीज मिलेंगे और वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ थोड़ी देखने को मिलेगी। अगर प्लेन लैंड है तो आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करोगे। सो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कहीं पर पहाड़, कहीं पर प्लेटो, कहीं पर ये, तो उसके हिसाब से अलग होता है। जैसे लैंड इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। क्या आप सेम एक्सपेक्ट करते हैं एक एकदम सेम तरीके की वेजिटेशन होगी माउंटेन में भी, प्लेटो में भी, प्लेन एरियाज में भी, या ड्राई और वेट रीजन्स में भी? नहीं, वेजिटेशन अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन की नेचर ऑफ लैंड क्या है, प्लेन है, प्लेटो है, माउंटेन है, या क्या है। जैसे नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द फर्टाइल लेवल कहां पर होगा, डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लैंड होगा उसको हम एग्रीकल्चर के लिए डिवोट करेंगे। जहां अनड्यूलेटिंग और रफ टेरेन्स होंगे वो एरिया में ग्रासलैंड और वुडलैंड्स होंगे, जो कि डेवलप करेगा और शेल्टर करेगा अलग अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ को। दूसरा आता है सॉयल। देखो यार, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेजिटेशन में, क्योंकि मिट्टी से ही न्यूट्रिशन डिराइव किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। अब कुछ मिट्टी होती हैं जिनका वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा अच्छा होता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो कि काफी उनके ग्रैन्यूल्स मोटे मोटे होते हैं, जिससे कि वाटर परकोलेट करके नीचे चले जाता है। ऐसे में अलग अलग प्लांट्स आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आपको गीली मिट्टी, मतलब गीली मिट्टी मिलेगी, उसमें थोड़ा सा क्ले होगी, और ऐसा तरीके की सॉइल जो है आपको हमेशा कहां पर मिलेगी, जो डेल्टाइक रीजन्स होते हैं। डेल्टा क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि जहां नदी समंदर से मिलती है ना, वहां पे काफी मार्शी लैंड होता है, काफी कीचड़ वाला इलाका होता है, और उन्हीं एरियाज में एक अलग किस्म की वेजिटेशन होती है जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं, राइट। क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में। इसके अलावा डेजर्ट या एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे सैंडी सॉइल मिलेगी। अब सैंडी सॉइल में क्या होगा, देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया था, सैंडी सॉइल में किस तरीके की मिट्टी होगी, ऐसे मोटे मोटे उसके ग्रैन्यूल्स रहेंगे, है ना। जब मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स रहेंगे तो क्या होगा, जब आप पानी पड़ता है इसके ऊपर तो क्या होगा, पानी परकोलेट करके नीचे चले जाएगा। मगर वहीं पर जो क्लेई सॉइल होगी, तो इसका क्या होगा, जब आप पानी ऊपर डालोगे, ऊपर से डालोगे, तो पानी बहुत नीचे नहीं जाएगा, इसी के अंदर वाटर रिटेन हो जाएगा। तो जब जो प्लांट्स यहां पर उगेंगे, उन प्लांट्स को पता है कि यहां पर पानी हमें बहुत आसानी से मिट्टी में नहीं मिलेगा, तो यहां अलग किस्म के प्लांट्स मिलेंगे। यहां पर आपको पता है कि वाटर काफी अच्छे से रिटेन हो रखा है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो आपको यहां पर अलग किस्म की सॉइल, अलग किस्म के प्लांट्स मिलेंगे। देखा होगा आपने, तो वही चीज बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। मिट्टी अलग अलग होती है अलग अलग जगह पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग किस्म की सॉइल, अलग अलग किस्म की वेजिटेशन। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट। सैंडी जो सॉइल्स होती हैं डेजर्ट की, वो कैसे सपोर्ट करेंगे, वो कैक्टस जैसे और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करेंगे। जबकि अगर कोई वेट, मार्शी, डेल्टाइक सॉइल्स हैं, तो वो क्या सपोर्ट करेंगे, मैंग्रोव्स को, मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट करेंगे। अब ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं, डेल्टाइक वेजिटेशन क्या होती है, ये हम समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन करेंगे। इनफैक्ट इसी पार्ट में कवर करेंगे, लास्ट वाला टॉपिक होगा हमारा। कुल मिला के माउंटेन सॉइल में आपको क्या मिलेगा, कॉनिकल ट्रीज मिलेंगे। कुल मिला के आपको अलग अलग किस्म की सॉइल में अलग अलग किस्म की वेजिटेशन मिलेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलीफ, अलग अलग रिलीफ में अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग सॉइल में अलग अलग वेजिटेशन। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का सीन ऐसा है, टेम्परेचर का सीन ऐसा है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ क्या होता है, ज्यादातर हमें ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ये हमने देखा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर एकदम ही इंक्रीज हो जाएगा तो प्लांट्स और ज्यादा इंक्रीज, मगर एक पॉइंट पे आके टेम्परेचर जो है उससे ज्यादा इंक्रीज होगा तो प्लांट्स का मरना भी तय है। ये बिल्कुल हमारे जैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी लव टू स्टे इन कोल्ड टेम्परेचर, है ना, मतलब कोल्ड मतलब कूल टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छा होता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एकदम -10, -15, -20, वहां पे इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप एकदम ही मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर कर दोगे 45, 47, 48, वहां भी इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में प्लांट्स को रहना पसंद नहीं है। दे प्रेफर कि थोड़ा वार्मर टेम्परेचर हो, बट इतना भी वार्म ना हो कि वो जला दे प्लांट्स को। सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर एंड एक्सटेंट। इनफैक्ट जो लोअर लैटिट्यूड कंट्रीज होती हैं, जो इक्वेटर के पास होती हैं, विद इन ट्रॉपिक्स होती है, वहां पर आपको पता है कि
सन की जो लाइट होती है वहां पे टेम्परेचर काफी मतलब वार्म ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जंगल भी आप ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में ही देखते हो, राइट। तो क्या बोल रहा है, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। जो स्लोप्स है हिमालयाज के एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 950 मीटर, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। कहने का मतलब ये जो लास्ट लाइन्स है उनमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, राइट, तो वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो बदलने लगेगी। क्या मतलब इसका, आपने देखा होगा, पहले हम लैटिट्यूड वाइज समझेंगे फिर हम ऑल्टीट्यूड वाइज समझेंगे। लैटिट्यूड वाइज आपको समझने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात याद रखनी है, ट्रॉपिकल में अलग होगा, फिर उसके ऊपर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल आएगा, फिर उसके ऊपर जाओगे तो एल्पाइन आएगा, और उसके ऊपर जाओगे तो टुंड्रा एंड टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। एक तरीका तो यह है कि आप हायर लैटिट्यूड में जाओ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगा। दूसरा यह है कि आप ऑल्टीट्यूड में चेंज ले आओ। एक हो गया हायर लैटिट्यूड चले जाओ और दूसरा हो गया हायर ऑल्टीट्यूड चले जाओ। हायर लैटिट्यूड जाओगे तब भी आपको ठंड बढ़ती रहेगी और वेजिटेशन बदलती रहेगी। हायर ऑल्टीट्यूड में भी चले जाओगे तो भी उसी तरीके से वेजिटेशन बदलेगी जैसे लैटिट्यूड वाइज बदल रही थी। जैसे पहले नीचे वाले उस हाइट पे रहोगे तो ट्रॉपिकल मिलेगा, फिर और ऊपर हाइट पे रहोगे तो सब ट्रॉपिकल मिलेगा, और ऊपर पे आओगे तो आपको टेम्परेट मिलेगा, और ऊपर आओगे तो एल्पाइन मिलेगा, और ऊपर आओगे तो आपको टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। सिंपल है। क्या आपको एक किस्म के पेड़ ही मिलते हैं जब आप नीचे प्लेन्स पे रहते हो और जब आप हाइट पहाड़ों में जाते हो? जैसे जैसे आप हाइट पहाड़ों में जाते रहोगे वैसे वैसे वेजिटेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। आपने देखा है कभी पहाड़ों में जो ट्रीज हैं उनका जो शेप है कुछ ऐसा कॉनिकल ट्री टाइप का रहता है? वो इसलिए रहता है कि ताकि उनको पता है कि वहां पे बर्फ गिरती है, और ये क्या होगा, अगर ट्रायंगुलर ऐसा शेप होगा तो बर्फ के झाड़ने का अच्छा तरीका होगा, क्योंकि बर्फ अगर ट्री के ऊपर रहेगी, प्लांट के ऊपर रहेगी, तो इट कैन कॉज आइस बर्न। आइस से भी बर्न होता है, स्नो से भी बर्न होता है, तो ये इसलिए इनका शेप ऐसे करके ऐसे हो जाता है। तो नेचर हैज इट्स ओन क्रिएटिविटी। इनफैक्ट जैसे जैसे आप ऐसे मतलब वेजिटेशन में मतलब ऐसे एरिया में जाओगे, जो हाइट के ऊपर जाओगे, तो आपको पता है कि हाइट पे ज्यादा जाने से क्या होता है, पानी की थोड़ी बहुत कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसा मत समझना कि बर्फ होती है तब तो पानी तो होता ही होगा, तो पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है, इनका जो शेप है, इनका जो साइज है वो भी छोटा छोटा होने लगता है, और ये धीरे धीरे करके स्पिंडल शेप होता रहता है। मतलब ये छोटे छोटे मतलब ये लीव्स होने लगते हैं। कभी देवदार के वृक्ष देखना, कभी चीड़ और पाइन के ट्रीज देखना, तो आप देखोगे कैसे उनके अंदर जो पत्तों का साइज है वो कम होता है। अब ये क्यों होता है पत्तों का साइज कम, ये हम थोड़ा देर बाद समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को कवर करेंगे। अब बात आती है फोटो पीरियड। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपने सबने सुना है, राइट। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। अगर हम बेसिक भाषा में बात करें तो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ तीन चीजें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, तीन चीजों से। अब एक सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा फोटो पीरियड रहेगा, जितनी ज्यादा सनलाइट रहेगी, उतना ज्यादा प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में आसानी होगी। इसीलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, वहां पे साल में ज्यादातर टाइम जो है अक्सर ज्यादा समर रहता है, ज्यादा सनलाइट रहती है, जिसके वजह से ज्यादा वेजिटेशन आपको ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स में देखने को मिलेंगे। सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इसी ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फेयर है, जिसके वजह से सन की जो लाइट है वो किसी किसी पोर्शन पे डायरेक्ट पड़ेगी और किसी किसी पोर्शन पे स्लांटिंग में पड़ेगी। जब किसी किसी पोर्शन में स्लांटिंग में पड़ेगी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको देखा होगा जो ऊपर के रीजन से, जो पोलर रीजन्स हैं, उन पोलर रीजन्स में एक टाइम ऐसा भी आता है 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, जिसके वजह से वहां पे फोटो पीरियड ज्यादा नहीं होगा, लाइट वाला पीरियड ज्यादा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं होगा, इसलिए प्लांट्स भी वहां पर ज्यादा नहीं होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में फोटो पीरियड ज्यादा होता है, इसीलिए गर्मियों में जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, क्योंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्या बोल रहे हैं, The variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. जैसे मैंने आपसे बताया था, as simple as that. कोई rocket science नहीं है, simple है guys. Okay, and now the last is precipitation. As I told you कि ये जो photosynthesis का process है, it needs water, carbon dioxide and sunlight. So sunlight तो हमारा हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स there is lot of carbon dioxide in the atmosphere, although 0.1%, बट फिर भी उनके लिए काफी है, प्लांट्स के लिए वो काफी है। और फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है वाटर। देखो, जब नेचुरल वेजिटेशन की बात आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, नेचुरल वेजिटेशन में द प्लांट्स डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू फीड देम द वाटर। वहां पर उनके पूरे साल में जो पानी आता है वही उनके लिए पानी होता है, उसी से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पानी वो कभी भी डायरेक्टली आसमान से जो गिर रहा है उसको नहीं लेते, जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो रूट्स उन पानी को खींचती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी जब आप प्लांट्स में पानी डालते हैं तो आप कभी भी लीव्स में पानी मत डालिए कि लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो डायरेक्टली पानी वहीं पर डाल देते हैं। पानी वो वहां से ले ही नहीं सकते। पानी का सिस्टम नीचे जमीन से होगा, रूट्स पानी लेंगी और वो प्लांट्स में स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचेगा और तब लीव्स फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करेंगे। तो जितनी ज्यादा बारिश होगी, जितना ज्यादा पानी होगा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती हो, जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट हो गए। हमारे इंडिया में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। So क्या बोल रहा है, इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। ये मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ाया था कि इंडिया में जो भी बारिश होती है वो दो तरीके से होती है, एक एडवांसिंग मानसून से, एक रिट्रीटिंग मानसून से। एडवांसिंग मानसून में ज्यादा बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून में कम बारिश होती है, बट होती है। तो ये क्या बोल रहा है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जैसे आपको पता है कि इंडिया में भी जब रेनफॉल होती है तो इंडिया के हर हिस्से में अच्छे से बारिश नहीं होती है। कुछ एरियाज हैं जहां पे खूब सारी ज्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड इन क्लाइमेट चैप्टर, बट वो हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मगर द क्रक्स इज कि जहां पे ज्यादा बारिश होगी, जहां ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी, वहां पर ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ वन सिंपल फैक्ट कि वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अब ये बता रहा है कि जंगल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हम सबको पता है कि जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बात तो जो एयर का कंपोजिशन है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाकी की जो गैसेस हैं उनको बैलेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ के क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉरेस्ट के और न जाने कितने ज़्यादा मतलब उसके यूजेस हैं, कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन। इसके अलावा वो जो है हमारे को टिम्बर प्रोवाइड करता है, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है जानवरों को, न जाने कितने यूजेस जो कि आपने अभी तक कितने बार पढ़ लिए होंगे। तो ये चीजें तो सिंपल है। इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे यूजेस होने के बावजूद, इतने सारे इसके फंक्शंस होने के बावजूद और ये सबको पता होने के बावजूद इंसान डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर इन जंगलों को काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी ऑफ वरुण धवन दीज डेज। ये शायद से भेड़िया करके कोई मूवी है। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी। इट्स एन एंटरटेनमेंट मूवी बट इट हैज गॉट अ वेरी डीप मैसेज, सो आप प्लीज उसको जाके देखना, काफी आपको समझ में आएगा। सो इंडिया में क्या है कि हर देश का ना एक फॉरेस्ट कवर होता है जो आपको देखना पड़ता है कि जब आप सैटेलाइट से देखते हो तो टोटल एरिया का कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर्ड है, 21.54% जो है वो कवर्ड है। और क्या बोलते हैं, देखो 21.67 ये फॉरेस्ट कवर है 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। ये फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं है। टोटल फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट वी विल डील विद इट सम अदर टाइम। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको बेहतर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करेगा। सो ऑल टुगेदर हमारे को डेवलपमेंट और फॉरेस्ट यानी नेचर, इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है, रोड्स तक पहुंचाना, रोड्स कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है या मेट्रो कनेक्टिविटी जरूरी नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि द ट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट विल यू डू विद डेवलपमेंट इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, right? If you are not alive only, what will you do of that development that you have done? So it is very important to maintain a balance between the nature and the development. So the different policy, different policies have come up these days कि आप अगर कोई जैसे कि let's say कि if you are given some developmental project, let's say कि आपने ये एक एरिया था, यहाँ से ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खूब सारे आपने जंगल की कटाई कर ली क्योंकि आपको यहाँ कोई डेवलपमेंट करना था। तो आपने हर एक पेड़ जो यहाँ पर काटा है, यू विल हैव टू प्लांट डबल द ट्री। एक ट्री आपने काटा है, आप 2 ट्री और कहीं पे लगाओगे। कुल मिला के व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉम्पेंसेटिंग द डिवास्टेशन दैट यू हैव डन, राइट? तो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट।
सो ये एक चीज हो गई। सो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि फॉरेस्ट के क्या काम होते हैं और इसलिए हमारे को फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोले, ये देखो, द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया in large part is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali. The vegetation is in most of the areas has modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. So basically बता रहे कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी ज्यादातर एरियाज में ह्यूमन पॉपुलेशन ने काफी इंटरवीन किया है नेचर के इस चीज में और काफी चेंज कर दिया है। कुछ रीजन्स जो अभी तक अनडिस्टर्ब्ड हैं वो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हिमालय का जो रीजन है वो काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड है। सेंट्रल इंडिया के जो जंगल हैं वो काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट ज़्यादातर पार्ट्स में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे को करना है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। दीज वर द डिफरेंट factors influencing the natural vegetation. Now we will see the types of vegetation that we have in India. So altogether we have 5 kinds of vegetation. We have tropical evergreen, we have tropical deciduous, we have mountain forest, we have mangroves, and we have desert vegetation. So first of all we will deal with my favorite, tropical evergreen forest. So tropical evergreen forest, इसको समझने से पहले आपको एक बात मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि साल में एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो पत्ते हैं वो झाड़ दिए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको बाकी चीजें समझ नहीं आएगी। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब पेड़ जो है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। सो ऐसा करके वो क्यों करते हैं, मतलब वो क्या रीजन है, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। वेल देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड दिस। देयर इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन करके एक प्रोसेस होता है। उस ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना कि लीव्स में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर को हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है वो क्या है, दीज आर द टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स। तो पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर। इन पोर्स से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट्स। तो क्या होता है, प्लांट्स जो है अपने पानी को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ये इसको रिलीज कर देते हैं इन पोर्स से, स्टोमाटा से। भले आपको लगता हो कि प्लांट्स के पास कोई दिमाग नहीं है या कुछ नहीं है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज गाइडेड देम वेल। इनको अच्छी तरीके से पता होता है कि कब ड्राई सीजन आने वाला है और पानी इनको नहीं मिलेगा मिट्टी से इनको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बारिश नहीं होने वाली है, कोई बारिश नहीं होने वाली है। तो जो भी पानी है इस मिट्टी में थोड़ा मोड़ा बचा हुआ, उसी से इनको काम चलाना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप इस पेड़ की जगह होते, आपको पता होता कि पानी मिलने नहीं वाला, ऊपर से इन पत्तों से क्या होने वाला है, पानी जाने वाला है, जो भी प्लांट में है पानी वो जाने वाला है इन पत्तों से, और आपको यह भी पता होता कि अगर आप पत्ते गिरा भी दोगे तो आपके पास नए पत्ते आ जाएंगे, तो क्या आप पत्ते नहीं गिराओगे? आप पत्ते गिराओगे, क्योंकि जिस चीज से हमारे को लॉस हो रहा है पानी का और हम उसको बाद में वापस से ले सकते हैं, तो हम उसको गिरा देंगे। ये पत्तों को पतझड़ में झाड़ दिया जाएगा प्लांट के द्वारा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज डन बाय द प्लांट्स इन अ ड्राई सीजन। जस्ट बिफोर द ड्राई सीजन, जैसे अभी आने वाला है, स्प्रिंग का सीजन आने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद अप्रैल में भी बहुत गर्मी पड़ने वाली है। इन सबको अच्छी तरीके से पता है कि भैया आगे आने वाले बहुत समय तक हमें पानी नहीं मिलने वाला, तो इट्स बेटर कि वी ड्रॉप डाउन द लीव्स, क्योंकि नहीं तो वाटर का जो लॉस होगा उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। सो पहली बात तो क्या है, आपको इसको तोड़ देना है। क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल मतलब बिटवीन द ट्रॉपिक्स, कुछ ऐसा। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा रहने वाला फॉरेस्ट। अब किसी भी जंगल में कितना घनत्व होगा, कितना डेंस होगा, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। वहां का टेम्परेचर क्या है और वहां पे कितनी बारिश हो रही है। जिस भी जंगल में अगर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनका मतलब हमेशा हरे रहते हैं ये फॉरेस्ट, ऐसा दिखता है। पर क्या असली में ऐसा होता है कि ये हमेशा ही हरे रहते हैं, ये कभी भी पत्ते झाड़ते नहीं है? क्या इनका यहाँ पे कभी ड्राई सीजन नहीं आता? वेल, द आंसर इज नो। यहां पर भी ड्राई सीजन आता है, छोटा सा ड्राई सीजन होता है। इनका वो ड्राई सीजन मतलब इनके हिसाब से वो ड्राई होता है। दूसरी बात,
इनके पत्ते झाड़ने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे पेड़ एक साथ पत्ते झाड़ देंगे, सब पत्ते झाड़ेंगे बट अलग अलग टाइम पे झाड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें ये जंगल हमेशा हरे भरे दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ झाड़ दिया तो अरे ये तो हरा नहीं है जंगल, इसलिए ये हमेशा हरे दिखते हैं। मगर ये भी पत्ते झाड़ेंगे, इनके में भी ड्राई सीजन आएगा, हालांकि शॉर्ट आएगा, बहुत ही माइल्ड ड्राई सीजन आएगा, बट ये भी पत्ते झाड़ेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। द सेकेंड थिंग इज कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक चीज तो हमने समझ लिया, कितनी बारिश होती है और पत्ते यहां पर भी झड़ते हैं, ड्राई सीजन यहां भी आता है। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट है ये इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि एक थिक कैनोपी सी बन जाती है। देख रहे हो आप कैनोपी मतलब बताइए, वो देखा होगा आपने, लोग छाता लगा के बाहर खड़े रहते हैं, सिम बेचते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जो चीज, एक कैनोपी मतलब एक छत सी, एक ऐसी छत सी बन जाती है। तो जब आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखोगे या एरियल व्यू देखोगे तो आपको लगेगा एक छत सी बनी हुई है पूरे घने जंगल की, आप अंदर तक देख ही नहीं सकते। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि जो सनलाइट है वो सनलाइट ना मतलब पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। पर आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है कि भाई हर प्लांट को सनलाइट की तो जरूरत है। तो यहां पर क्या होगा कि आपको जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, पेड़ का सहारा लेके ऐसे ट्री क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ट्री क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे और ये हाइट तक पहुंचेंगे। और यहां पर जो ट्रीज हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही रहा है। देखो, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट इफ यू स्टार्ट लर्निंग देम यू विल बी फॉरगेटिंग देम द नेक्स्ट मोमेंट, but if you try and understand the concept you will understand the concepts and it will not go from your mind for a long time. So ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है कि क्योंकि यहां पर कैनोपी बन रही है, डेंस कैनोपी बन रही है, सूरज की लाइट नीचे नहीं पहुंच रही, तो यू विल सी ट्री क्लाइंबर्स। इसके अलावा क्योंकि सूरज की रोशनी के लिए सब पेड़ एक दूसरे से कंपीट करेंगे, इसलिए उनकी क्या होगी, हाइट ज्यादा होगी। सूरज की रोशनी देखनी है, सूरज की रोशनी देखनी, ऐसे करके। इसके अलावा क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मगर फिर भी कुछ अब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो तो ट्री जितने लंबे नहीं हो सकते ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ट्री। सो कौन से तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, विच कैन ग्रो इन डैम्प, मतलब डैम्प एरियाज ऑल्सो, मतलब जहां तक सनलाइट ना पहुंचे, जो थोड़ा मॉइस्चर वाला इलाका हो, गीला इलाका हो, वहां पर भी वो क्या वहां पर भी वो सस्टेन कर जाए, ऐसे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो आपको वुड मिलेगा, मतलब जो इन ट्रीज के वुड होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, और इसीलिए इन हार्ड वुड ट्रीज के वजह से यहां पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, खास करके जो फर्नीचर इंडस्ट्री है। कौन कौन से पेड़, 3 पेड़ याद कर लो। एक होती है महागुनी। महागुनी को याद करने का तरीका क्या है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं महागुनी। उसके बाद इससे राइमिंग वर्ड है इबोनी, और तीसरा है रोजवुड। तो ये 3 यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, मैं चाहता हूं आप इसको याद कर लो। इसके अलावा रबर और सिंचोना। रबर जो है वो हमेशा मॉइस्ट इलाकों में उगता है, और सिंचोना ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मलेरिया का ड्रग्स भी इसी ट्री से बनता है, तो इसको मत भूलना। तो ये 5 ट्रीज हैं जिसको कमर्शियली जो यहाँ पर मिलते हैं, कमर्शियली ग्रो भी किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो ये 5 ट्रीज हैं जिनको आपको याद रखना है। अब क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें कर रहे हैं, एक हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं और दूसरा हम वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ को भी पढ़ना यहाँ पर जरूरी है कि किस किस्म की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलती है। तो बहुत घने जंगल होंगे तो आपको यहाँ पर चीता जैसा जानवर मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता, क्योंकि चीता हो गया, टाइगर हो गया, टाइगर और चीता को चाहिए कि, क्योंकि अब वो क्या खाते हैं, वो डियर खाते हैं और वो ऐसे जानवर खाते हैं। अब वो उन जानवरों को खाने के लिए पचाना भी तो जरूरी है, और पचाने के लिए जरूरी है कि जब वो शिकार करें तो भी भागे, और जब शिकार कर ले उसके बाद भी वो भागने की वो थोड़ी सी एक टेंडेंसी होनी चाहिए। बट इतने घने जंगल में कौन कहां भागेगा, टकरा के पेड़ से वापस नीचे गिरेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइगर और बहुत ज्यादा लेपर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हाथी, बंदर, इस तरीके के जानवर देखने को मिलेंगे, लंगूर, इस तरीके के जानवर देखने को मिलेंगे, खूब सारी रेप्टाइल, स्नेक्स, ये सब देखने को मिलेंगे। अमेज़न के फॉरेस्ट एक इसका एग्जाम्पल है बाहर, मगर इंडिया में हम और लास्ट चीज कि इंडिया में ये कहां कहां पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम बाद में देखेंगे, मगर पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। So these forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar and upper parts of Assam and Tamil Nadu. Do not worry, I will show you on the map. कुल मिलाके ये उन जगहों पर होंगे जहां पर 200 से 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। क्या
They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. So important है कि यहाँ पर short dry season होगा. आपके टीचर्स आपके साथ कैसे खेलेंगे? आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि there is no dry season in tropical evergreen forest. और आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप ये करोगे हाँ यार उसमें तो कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं, तभी तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तो आप उसके अंदर टिक क्रॉस कर दोगे. So the trees reach great heights up to 60 meters or even above. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds. Trees, shrubs, creepers, giving it a multi-layered structure. आपको अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. multi-layered क्योंकि यहाँ पे shrubs भी मिलेंगे, trees भी मिलेंगे और creepers भी मिलेंगे. तो क्या होगा? There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all through the year. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं. अब देखो मैंने आपको बताया था कि जहां पर 200 से 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे. जैसे कि मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ाया था कि ये जो वेस्टर्न घाट हैं, इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आपको खूब सारी ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलेगी ड्यू टू द मॉनसून. यहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. आपको ये वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये वाला एरिया यहां पर आपको मिलेगा. अंडमान निकोबार ये वाला एरिया में मिलेगा. इसके अलावा लक्षद्वीप में मिलेगा, क्योंकि इन सारे एरियाज में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी. अगर पर्टिकुलर की बात करें तो 250 सेंटीमीटर होता है, बट आपकी किताब में 200 लिखा है इसलिए आप 200 याद कर सकते हो. और कुछ तमिलनाडु का एक छोटा सा रीजन है जहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. ये हमने कर लिया. कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पर हाथी देखने को मिलेगा. हाथी को अच्छा खाना मिलेगा. इतना हरा भरा जंगल है तो हाथी होगा, बंदर होगा, लेमूर होगा, डियर होगा. सो ये सारी चीजें हैं. इसके अलावा आपको पता है क्योंकि ये आसाम वाले एरिया में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, तो आपको पता है कि आसाम में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक मानस और एक काजीरंगा, और दोनों ही फेमस है किस चीज के लिए? वन हॉर्न राइनो के लिए. तो वन हॉर्न राइनो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा. राइट, आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स. अक्सर स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है क्या सर हमको हर जानवर के बारे में पढ़ना है? नहीं जी, आपको हर जानवर के बारे में नहीं पढ़ना है. आपको केवल थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई इतना हरा भरा जंगल है तो यहाँ पे हिरन और हाथी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हाथी इतना बड़ा जानवर है, ऊपर से यहाँ पे ट्रीज भी बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आसानी से पेड़ जो मतलब वो ट्रीज को खा सकता है, प्लांट्स को, लीव्स को खा सकता है. शेर और क्या बोलते हैं जो लेपर्ड है वो आपको देखने को मिलेगी नहीं. लायन आपको देखने को मिला नहीं. और लायन क्योंकि थोड़ा सेमी एरिड रीजन्स में रहना पसंद करता है. इसके अलावा मंकी, पेड़ से पेड़ कूदने वाला, लेमूर, और ये सारी चीजें दिखने को मिलेंगी. अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की. देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे बताया था, ट्रॉपिकल मतलब जो बिटवीन द ट्रॉपिक्स मिले या फिर जो कि ट्रॉपिकल एरियाज हो या ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जहां पर. दूसरा है डेसिडियस. डेसिडियस का मतलब क्या हो गया? यहां पर एक ऐसा सीजन आएगा जो ड्राई सीजन आएगा और यहां पर पत्ते उस समय झाड़ दिए जाएंगे. और इंडिया में आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में मॉनसून जो है वो बारिश लेके आता है. इंडिया में हर जगह हर वक्त बारिश नहीं होती है, इसलिए आप खुद अपना सेंस लगा के बताओ, विच इज अ कॉमन सेंस, कि अगर इंडिया में हर साल मतलब साल में हमेशा बारिश नहीं होगी तो क्या, और कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए होगी. और डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो मॉनसून, जो बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, और जब बारिश नहीं होगी तो वो अपना पत्ते झाड़ देंगे, एक लंबा ड्राई सीजन आएगा. तो इंडिया में किस तरीके की वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डेसिडियस? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉर ऑब्वियस रीजन. क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये बारिश पे डिपेंडेंट है और बारिश हमेशा नहीं होती है. और इनके यहाँ एक ड्राई सीजन आएगा, काफी लंबा ड्राई सीजन आएगा, जब ये पत्ते झाड़ देंगे. और जब आप इन पेड़ों, जब इन जंगलों को आप ड्राई सीजन में देखोगे तो देयर विल बी नेकेड फॉरेस्ट. आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जंगल में पत्ते ही नहीं है. तो ये क्या होगा? डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा. ऐसे फॉरेस्ट जो है इंडिया में डोमिनेट करते हैं. और इन फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट मानसून की बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हम इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. इन फॉरेस्ट का हम फर्दर 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं. एक होता है मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट या मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और होता है एक दूसरा होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. सिंपल सा इनके बीच में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं. क्या बोल रहा है? These are the most widespread forest of India. सबसे ज्यादा यही है
दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल। अच्छा, ये रेनफॉल के बारे में बताया हुआ है कि जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है वहां पर ये देखने को मिलेगा। अब 70 से 100 के बीच में हो रही है या 100 से 200 के बीच में हो रही है, यही डिफरेंस है बिटवीन द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉर ऑब्वियस रीजन, खुद दिमाग लगा के बोलो कि ड्राई डेसिडियस कहां पर होगा, जहां पे कम बारिश होगी यानी 70 से 100, और जहां 100 से 200 होगी वहां पर क्या होगा, मॉइस्ट डेसिडियस होगा। सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो एक जोन है ट्रांजिशन का फ्रॉम ड्राई डेसिडियस टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सिंपल सी बात है। सो रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना ड्राई समर में ये अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। सिंपल सी बात है। ये जो डिफरेंस है ना ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस में, ये दो चीजों का डिफरेंस है। 2 पॉइंट्स का टेबल बना सकते हो आप, एक बारिश का 70 से 100, 100 से 200, और दूसरा ट्रीज का डिफरेंस। ट्रीज का क्या डिफरेंस है, देखो यार, जो मॉइस्ट डेसिडियस है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा टीक, साल, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड। कुछ लोग पूछते हैं कि ये ट्रीज के नाम कैसे याद होते हैं, कि कौन सा कहां पर होगा। सिंपल सी बात है यार, टीक और साल तो हमेशा आप अक्सर यूज करते होगे, फर्नीचर में यूज होता ही है, तो ये तो आपको पता ही है। शीशम भी यूज होता ही है। टीक और साल दोनों में मिलते हैं, मॉइस्ट में भी मिलेगा, ड्राई में भी मिलेगा, बट शीशम इज अ डिफरेंस, बैम्बू इज अ डिफरेंस, सैंडलवुड इज अ डिफरेंस। ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में तो मिलेंगे, पर ये ड्राई डेसिडियस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, on the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in the former मतलब होता है पहला वाला, यानी जैसे मैंने बताया ना कि moist यानी moist पहला वाला है, ड्राई दूसरा वाला है, तो फॉर्मर का मतलब पहला वाला। जो फॉर्मर वाला मतलब मॉइस्ट कहां पर मिलेगा, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर होगी। मॉइस्ट मतलब गीला, जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा होगी बारिश, बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर। और बाकी के जो फॉरेस्ट हैं वो कहां पर मिलेंगे, उन रीजन्स में मिलेंगे जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर में बारिश होती है। और यहां जो 100 से ज्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है, यह कहां पर मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेंगे। इसके अलावा हिमालय के फुट हिल्स में मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। देखो ये वाला एरिया, देखो ये क्या बोला है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वाले हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। आपको देख, ये नहीं, ये वाले हैं। सो मॉइस्ट डेसिडियस का नहीं बता रखा है, यहाँ पे केवल ट्रॉपिकल डेसिडियस बता रखा है। और आप देखो कि ये वाला जो ग्रे कलर है, ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यही इसी तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा यूपी बिहार वाला जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है, कर्नाटका का, इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया, उड़ीसा, इनफैक्ट तमिलनाडु का बहुत सारा रीजन, ज्यादातर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर इन रीजन्स में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, इसलिए आपको यहाँ पर इसी तरीके के जंगल देखने को मिलेंगे। ये बता रखा है झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे ये सारे फॉरेस्ट। टीक जो है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्पीशीज है इस फॉरेस्ट का। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियली ग्रोन इंपॉर्टेंट ट्रीज। सो ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। अगर आपको इतने सारे ट्रीज याद नहीं हो रहे, आपको केवल याद रखना है, देखो टीक तो आपको याद रखनी है, टीक सबसे डोमिनेंट स्पीशीज है। साल भी याद रखना है क्योंकि साल भी अक्सर फर्नीचर में यूज होता है। शीशम भी याद रखना है। सैंडलवुड ये है बहुत इंपॉर्टेंट ट्री, चंदन की लकड़ी, आपने वो देखी होगी ना पुष्पा, तो पुष्पा जो है क्या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में ही काम करता था और वहां पे सैंडलवुड का ट्री उगता था। इसके अलावा आपको पता है एक बैम्बू वाला याद अच्छे से कर लेना। बैम्बू अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये ट्रॉपिकल कहीं ड्राई डेसिडियस में नहीं, कहा जहां अच्छी बारिश होती है ना वहां पर बैम्बू होता है, और बैम्बू नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के बैम्बू आपको वहां हर जगह देखने को मिलेगा जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इनफैक्ट इन सम एरियाज इट इज ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बट इट इज मेजरली अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस में क्या होगा, ड्राई डेसिडियस ज्यादातर जो हमारे यहाँ आसपास में जो यूपी बिहार में पेड़ होते हैं वहां देखने को मिलेगा, जैसे कि टीक और साल तो भैया ले ही लो, वहां पर भी टीक साल मिलना ही है। इसके अलावा
ये जो पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, हाँ, ये सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखो द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पर होगा जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी, ये देखो 70 से 100। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहां पर क्या मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटो में मिलेगा, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश मिलेगा। यहाँ पर कौन से पेड़ मिलेंगे, टीक मिलेगा, साल मिलेगा, पीपल मिलेगा, नीम मिलेगा। ठीक है, सो टीक और साल तो मैंने बताया दोनों में मिलेगा, मॉइस्ट में भी, डेसिडियस में भी। और पीपल और नीम ये हमारे आसपास ही ग्रो करते हैं, ये बहुत ही कॉमनली फाउंड ट्रीज हैं, मगर ये ड्राई डेसिडियस रीजन्स में देखने को मिलेगा। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ की कि किस तरीके की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। देखो ऐसे एरियाज में जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा घने जंगल नहीं होते हैं मगर उतने घने जंगल नहीं होते हैं, और ये बिल्कुल एप्ट जगह है जहां पर शेरों को अपना शिकार मिल सकता है। शेर भी होंगे, उनका शिकार भी होगा, सिंपल सी बात है, और शेरों के ऊपर राज करने के लिए एक हाथी भी होगा। देखते हैं क्या है। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoise. ये तो हर जगह ही मिलते हैं, राइट? तो ये हो गया। अब बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब की। देखो मैं आपको बात बताता हूं, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी होती है। अब आप जब विंटर्स में माउंटेन एरियाज में जाते हो तो क्या आप अपनी पैकिंग में गर्मी के कपड़े रखते हो या सर्दियों के कपड़े रखते हो? ऑफ कोर्स सर्दियों के कपड़े रखते हो, क्योंकि आपको वहां के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं जिसको अडेप्टेशन कहते हैं, कि ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सकें। अब आपको मैंने बताया कि भाई एक बात अच्छे से आप जान लीजिए कि प्लांट है, प्लांट को आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेगिस्तान वाले इलाके में रहना है। रेगिस्तान में क्या है, सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, क्लाइमेट ऊपर से काफी धूप होगी, बारिश बहुत कम होगी, जो भी थोड़ी बहुत बारिश होगी भी वो क्या होगा, परकोलेट कर जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल है। ये आपको अच्छी तरीके से मैंने बताया था, यानी वाटर टेबल आपको बहुत नीचे मिलेगा। इसलिए यहाँ के प्लांट्स कुछ क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो जिस लीफ से आपको ट्रांसपिरेशन होता था, ये उतनी बड़ी लीव्स रखेंगे ही नहीं, कुछ जो है उसको कांटों में बदल देंगे, यानी थॉर्न्स और स्पाइन्स में बदल देंगे। कुछ जो है बहुत ही पतली लीव्स रखेंगे, बहुत ही पतली पतली लीव्स। देखो इनकी जो लीव्स होंगी वो काफी बहुत चौड़ी नहीं देखने को मिलेगी। रेगिस्तान में कभी भी आपको बहुत ज्यादा चौड़ी लीव्स नहीं देखने को मिलेगी, या तो वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी, या फिर अगर पत्ते होंगे भी तो बहुत पतले पत्ते होंगे, ताकि पतले पत्ते, छोटे पत्ते, यानी कम स्टोमेटा, यानी कम वाटर लॉस। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो रूट्स होंगे वो रूट्स काफी ज्यादा डीप आपको देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा डीप आपको देखने को मिलेंगे। ये रूट्स डीप देखने को क्यों मिलेंगे, कि ताकि इनको बहुत ज्यादा नीचे से पानी लेना पड़ेगा, इसलिए इनकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा ये होगा, इनकी जो स्टेम होगी वो सक्यूलेंट स्टेम होगी, सक करने वाली, जो पानी सक कर सके, अंदर से स्टोर कर सके, ऐसी स्टेम होगी। इसके अलावा और क्या होगा, इनकी जो लीव्स होंगी वो वैक्सी लीव्स होंगी, कि ताकि ये वो वैक्स नहीं है जो आप बालों में लगाते हैं, ये नेचुरल वैक्स है जो कि प्लांट के लीव्स के ऊपर होता है, कि ताकि अगर ये वैक्स हो गया तो ट्रांसपिरेशन इतना आसानी से नहीं होगा, मॉइस्चर जो है इतना आसानी से बाहर नहीं जाएगा प्लांट से। तो दीज आर द डिफरेंट अडैप्टेशन टेक्निक्स ऑफ द प्लांट्स विच आर इन द एरिड रीजन्स। सो कौन कौन सी एरियाज में ये आपको देखने को मिलेंगे, आपकी किताब में 70 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको आसान हो जाएगा कि 70 से नीचे एरिड, 70 से 100 ड्राई डेसिडियस, 100 से 200 मॉइस्ट डेसिडियस, 200 से ऊपर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट एक्चुअली में ऐसे वेजिटेशन जहां मिलती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आपको देखने को मिलेगी। सो सच वेजिटेशंस आर फाउंड देयर। और क्या पढ़ना है हमारे को पढ़ना है कि यहां पर किस तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से प्लांट है। इसको याद करने का भी आसान तरीका, देखो कैक्टस के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता है, कैक्टस तो वहां पर मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जो भी एक पेड़ होता है जिसे हम कहते हैं कीकर, है ना, हाँ कीकर हो गया, KEEKER, कीकर का पेड़ हो गया। इसके अलावा एकाकिया हो गया, हाँ, यूफोर्बिया हो गया, और इसके अलावा पाम हो गया। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट ट्रीज दैट यू विल फाइंड इन, these are the different types of these are the different trees that you will find in the desert वाला रीजन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कहां पर मिलते हैं। जाहिर सी बात है जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और कहां होती है 70 सेंटीमीटर से कम, आपको अच्छी तरीके से पता है। जो गुजरात वाला कुछ इलाका हो गया, राजस्थान वाला कुछ इलाका हो गया, इन सारे, हरियाणा का कुछ इलाका हो गया, सो इन सारे इलाकों में, वेस्टर्न यूपी हो गया, इन सारे इलाकों के अंदर आपको 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलेगी, या फिर अकॉर्डिंग टू योर बुक 70 सेंटीमीटर से नीचे बारिश देखने को मिलेगी, एंड यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ वेजिटेशन देयर। जहां तक रही जानवरों की बात, तो यहां पर आपको लायन देखने को मिलेगा,
यहाँ आपको जिकॉल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको ऊंट देखने को मिलेंगे। हाँ, इस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो कि सस्टेन कर सकते हैं कम पानी के अंदर भी। यहाँ पर आपको टाइगर वाइगर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देखते हैं क्या। In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees, कांटेदार trees, and bushes. This type of vegetation is found in the northwest part of country. Northwest कौन सा पार्ट है? यही आपका हरियाणा, राजस्थान, हाँ, ये वाला इलाका। Is found in the northwestern parts of the country, including the semi-arid. Semi-arid मतलब होता है सूखा, तो semi-arid है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे ट्रीज हैं, ये सारे स्टेट्स हैं। इसके अलावा आपको क्या याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? कैक्टस आपको पता ही है, एकाक हम बोलते हैं ना, डेजर्ट में एकाक पेड़ दिख जाए तो एकाक पाम का ट्री दिख जाए, यूफोर्बिया, कैक्टाई, ये सारे मेजर प्लांट स्पीशीज हैं। ट्रीज जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, लॉन्ग रूट्स हैं इनकी डीप इनटू द सॉइल कि ताकि वो मॉइस्चर वहां से ले सकें। स्टेम्स जो हैं वो सक्यूलेंट हैं कि ताकि वाटर कंजर्व कर सकें। लीव्स जो हैं वो ज्यादातर मोटी हैं और छोटी हैं कि ताकि इवापोरेशन को मिनिमाइज कर सकें। और ये फॉरेस्ट जो है वो थॉर्न फॉरेस्ट को रिजल्ट करते हैं इन एरियाज के अंदर। सो विद दिस हमने इसकी वेजिटेशन कंप्लीट कर ली। अब जानवरों को भी देख लेते हैं। जानवरों का क्या सीन है? इस यहाँ पे कौन से जानवर आपको मिलेंगे? यहाँ पर आपको रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर। टाइगर इज समथिंग विच आई डोंट थिंक इट्स देयर, बट लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स, इस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा भागना हो, क्योंकि वहां पर क्या स्कैटर्ड फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं है, भागने का काम होगा, अच्छे से कर पाएंगे। ये रैट वैट, रैबिट वैबिट, फॉक्स, वुल्फ, ये आप सबको देखो, ये सब तेज दौड़ने वाले जानवर हैं। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, लायन। ठीक है, सो हाउ इट इज आपको समझना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ऐसे एरियाज में आपको हाथी देखने को मिलेंगे? हाथी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि हाथी नीड्स लॉट ऑफ एपेटाइट, है ना, उसका बहुत एपेटाइट बहुत ज्यादा है, तो उसको ट्रीज चाहिए, उसको लीव्स चाहिए। अरे यहाँ पर स्कैटर्ड ट्रीज है, यहाँ पर आपको कहाँ ही देखने को मिलेगा, तो आपको हाथी देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको जो क्वेश्चन डालेंगे, तो अगर जो भी एग्जामिनर थोड़ा भी दिमाग वाला है ना, वो ऐसी चीजें डालेगा जो वो जानता है कि आप चाहो, वो चाहता है कि आप उसको पकड़ो कि ये गलत बोल दिया, ये नहीं होगा, और उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करके एग्जामिनर को क्वेश्चन डालना चाहिए, और वो डालते भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। अब हमारा लास्ट वाला फॉरेस्ट आ जाता है, वेजिटेशन आ जाता है। आई नो गाइस, ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट ये इंपॉर्टेंट था। एक पार्ट में इसको कवर करेंगे, सेकंड पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हमारा लास्ट पार्ट है कौन सा वाला? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसमें मैंने माउंटेन फॉरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि माउंटेन फॉरेस्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा और वो और ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल रखा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई? एक सिंपल सी बात है, जहां पर नदी जो है जाके समंदर से मिल जाती है, वहां पर ब्रैकिश वाटर, इस एरिया में आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। यहां पर आपको डेल्टा भी देखने को मिल जाता है। डेल्टा मतलब एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदल जाती हैं रिवर। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्लाइमेट चैप्टर के अंदर और ड्रेनेज के अंदर भी। तो यहाँ पर वाटर कैसा मिल जाता है? ब्रैकिश वाटर मिल जाता है। तो ब्रैकिश वाटर, कीचड़, खूब सारा मार्शी एरिया मिल जाता है। तो ऐसे डेल्टाइक रीजन्स के अंदर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो बनते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहां पर ऐसा ही हमारे पास इंडिया के पास भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन के जंगल। केवल सुंदरबन के जंगल ही मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है, भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि उनके डेल्टाइक रीजन्स में इसी तरीके के मैंग्रोव्स को रिजल्ट देती हैं। मैंग्रोव्स आर वेरी प्रोडक्टिव एरियाज। जब आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंग्रोव एंड ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये क्यों इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। और क्योंकि यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब नमकीन पानी होता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि नमकीन पानी पेड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, और ये जो मार्शी एरिया होता है यहाँ पे रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती, उतना अच्छे से वो नहीं हो पाता, इनका एक्सचेंज नहीं हो पाता न्यूट्रिएंट्स का, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर क्या अडेप्टेशन है उसको देखते हैं। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast. Of course, coast में पाए जाएंगे क्योंकि जहां नदी समंदर से मिलेगी। टाइड से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ पर मिट्टी और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाती है कोस्ट पे। ये बहुत ही डेंस मैंग्रोव्स होते हैं, कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। The deltas of Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri are covered by such vegetation. जो भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि लंबा रूट से बहुत सारा डिपोजिशन करती है, उन सारे ही एरियाज में आपको इस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलेगी।
इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज, ओके, सो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे हम सुंदरबन कहते हैं, और ये जो नाम सुंदरबन पड़ा है ये एक ट्री के नाम पे पड़ा है जो कि सुंदरी ट्री है। ये सुंदरी ट्री जो है ये काफी फेमस ट्री है, ऐसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो कि है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सुंदरबन, उसी के नाम पे सुंदरबन नाम भी पड़ा है। सो यहाँ पे बहुत ही ड्यूरेबल और हार्ड टिम्बर देखने को मिलता है, काफी हार्ड टिम्बर देखने को मिलता है यहाँ पर भी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द मैंग्रोव्स आर बीइंग कट, दे आर बीइंग डिफॉरेस्टेटेड, तो वो थोड़ा चिंता का भी विषय है, बट एज यू नो ह्यूमन ग्रीड इज वेरी टफ टू बीट। अच्छा, इसके भी कुछ पेड़ हैं जिसको आप याद कर सकते हो, सिंपल सी बात है, एक है पाम, कोकोनट, अगर एंड क्योरा। याद करने के आसान सा मतलब तरीका हो सकता है कि अगर कीड़ा मिल गया कोकोनट पाम में, सिंपल सी बात है, अगर आपने ये चार भी याद कर लिए तो आप, मेरे ख्याल से आप मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर अच्छा खासा लिख पाओगे। पहले आप लिख दोगे कि ये कहाँ मिलते हैं, इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं, सुंदरी ट्री के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे किस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, टाइड्स अफेक्ट करते हैं इसलिए टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, कौन कौन सी नदियों के डेल्टा में आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के फॉरेस्ट, प्लस यहाँ पर आपको किस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, पाम, कोकोनट, कीड़ा, अगर, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप याद कर सकते हो, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। इस तरीके के एरियाज में मिलते हैं। और सुंदरबन का सबसे मेन अट्रैक्शन रॉयल बंगाल टाइगर, सो रॉयल बंगाल टाइगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके, सो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ बहुत ही खूंखार जानवर देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, घड़ियाल देखने को मिलेगा, सांप देखने को मिलेगा। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट इज ऑल अबाउट प्रीडेटर्स। सो प्रीडेटर्स जो हैं वहां पर रहते हैं, जैसे कि स्नेक, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, इस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। सो ये सारी चीजें हो गई, इसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है अपना 5th चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, प्लीज पुट डाउन देम इन द कमेंट बॉक्स, और तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।